हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। खुदा में आपकी सलामती हो। जहाँ कहीं पे भी हैं, खुश रहें, सलामत रहें, खुदा में बने रहिए। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन ये किया है कि क्या हम वहाँ पर यानी वैंकूवर बीसी कनाडा में या कहीं पे भी दुनिया में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इंटरनेशनल लेवल पे जॉब्स का क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या उसका इश्यूज है और कॉस्ट। सबसे पहले सॉरी, मेरा थोड़ा थ्रोट ख़राब है। आई बीन हैविंग सम सफोकेशन, कुछ गला ख़राब है, तो आई अपोलोजाइज इन बिटवीन इफ़ आई हैव टू टेक अ ब्रेथ या खांसी आ रही है जो भी, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो सबसे पहले जो आपका इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट है उसको LMIA बोलते हैं यहाँ पर वैंकूवर में, ठीक है। LMI के लिए जो रिक्वायरमेंट है कनेडियन गवर्नमेंट के थ्रू से, मैं पहले वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज मैं आपको बुलाती हूँ और मेरे पास एक जॉब है, सपोज केटरिंग की, कुक की या शेफ की, या maybe I'm running a business for nurses, doctors, कोई भी मेरे पास एक बिजनेस है, ठीक है। सॉरी, उस बिजनेस में मैंने आपको हायर करना है, ठीक है। अब मेरे ऊपर मेरी लाइबिलिटी क्या है, पहले हम वो बात करते हैं। सबसे पहले अगेन मुझे गवर्नमेंट को अपना मिनिमम 2 साल का अकाउंट दिखाना होगा कि मैं इस लायक हूँ कि मैं किसी को एम्प्लॉई रख सकती हूँ इंटरनेशनली। अच्छा, जब मैं एप्लीकेशन भरती हूँ LMIA के लिए तो मुझसे सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मेरा अकाउंट चेक होगा, मेरे पे रोल चेक होगा, मेरी बैंक बैलेंस चेक हो, सब कुछ चेक होगा कि मैंने कितना अच्छा एम्प्लॉय को रखा, उसको पे किया ऑन टाइम, उसकी सारी चीज़ों का केयर की, और पे रोल जो है वो रेगुलर रहा, एम्प्लॉय जो मैंने हायर किया है वो खुश है मुझसे, तो वो ये पहले देखेंगे। उसके बाद वो ये देखेंगे कि क्या मेरे पास मिनिमम इन द कंपनी एज ऑफ नाउ मिनिमम 3 लोग फुल टाइम एम्प्लॉय और 2 लोग पार्ट टाइम है कि नहीं। अगर वो 5 लोग एलिजिबल हैं, काम कर रहे हैं, और मैं 2 साल से बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रही हूँ, प्रॉफिट है वहाँ, तो वो मुझे इजाज़त दे देंगे कि आपको इंटरनेशनली एक शेफ, एक कुक, जो भी आपने रखना है वो रख सकते हैं। अच्छा, इसमें मेरा तो पार्ट क्लियर हो गया, मैंने गवर्नमेंट को सेटिस्फाई कर दिया। अब आपका पार्ट आ जाता है कि आप क्या क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। तो आपकी क्वालिफिकेशन में मिनिमम 3 साल का कुकिंग, केटरिंग, शेफ, जो भी आप हैं, जो मेरी बिजनेस है, जो भी बिजनेस है उससे मैच करें। अगर आप उससे मैच नहीं करते और आपकी जो एजुकेशन या ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है वो मैच नहीं होता, वहाँ वो क्वेश्चन करते हैं कि आप तो कह रही हैं कि आपको शेफ चाहिए, इसके पास तो बेसिक कुकिंग का भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर वो वजह जो है उसको सेट करना पड़ता है कि क्यों मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे एक्सप्लेनेशन देनी है कि हाँ, आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, बट आपके पास ऑथेंटिक रेसिपी है, आपके पास ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है जो पाकिस्तानी कुक के लिए चाहिए, ठीक है। ये एक लॉजिक बनानी पड़ती है। अब इस लॉजिक के अंदर हमने एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट को दे दी, LMIA को दे दी और कंसल्टेंट को दे दी, जो भी मैंने हायर किया उसको मैंने दे दी, ठीक है। अब इसमें उसने एक एडवर्टीजमेंट डालना पड़ता है यहाँ कि गवर्नमेंट कहती है कि पहले आप अपने मुल्क में लोग ढूंढें, क्योंकि मुल्क में लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलती, एम्प्लॉयर ही नहीं है या एम्प्लॉई ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस बेसिस पे यहाँ पर एडवर्टीजमेंट डालनी पड़ती है, उसकी एक कॉस्ट है, उसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। वो मिनिमम 3 से 6 महीने चाहते हैं कि हम अप्लाई करें, लोगों के XYZ नंबर ऑफ रिज्यूमे देखे जाएं, उनका इंटरव्यू किया जाए, उन इंटरव्यूज के अंदर हम असेस करें कि ये हमारे मैच है कि नहीं। उसके बाद जब वो मैच अगर नहीं मिला, हमने सारे लोगों को चेक किया, रिज्यूमे चेक किए, जो हमने शुरू में स्पेसिफाई किया था कि हमें किस किस्म का LMI चाहिए है, इंटरनेशनल एम्प्लॉय जिसे हम कह रहे हैं, तो वो अगर मैच नहीं कर रहा किसी भी वजह से,
तब गवर्नमेंट कहती है ओके नाउ यू आर अलाउड टू हायर इंटरनेशनली। अच्छा, अब आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग जो भी कुछ आपका है वो मेरे रिक्वायरमेंट से मैच हो गया, तो हमने कहा भाई ये बंदा है, इसको मैं चाहती हूँ कि मैं इसको बुला लूँ। तो फिर एक और प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसमें वो ये देखते हैं कि क्या मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, जरूरी नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ, जस्ट इट्स जस्ट एन क्लैरिटी के लिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉयर हूँ आपका, तो क्या एम्प्लॉयर इस वक्त आपको सैलरी देने के लायक है? आपके बेनिफिट्स जो हैं, जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं, प्रोविंशियल फेडरल जो भी बेनिफिट्स है, क्या मैं वो अफोर्ड कर सकती हूँ आपको देने के लिए? अच्छा, उसमें वो बजट मांगते हैं, आपका बैंक बैलेंस मांगते हैं, जो हमने शुरू में ही दिखा दिया था कि मेरे पास लेट्स से $50,000 पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, या मेरे पास $1,00,000 पड़ा है, तो मैं कहती हूँ हाँ मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आपको LMIA के लिए, वीजा के लिए अप्लाई कर सकती हूँ और आपको बुला सकती हूँ। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने आई एम सॉरी अगेन, अब गवर्नमेंट ने ये भी देख लिया कि आपकी जो रेज्यूमे है वो मैच कर गया, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो भी उन्होंने देख ली। अब उन्होंने ये भी देख लिया कि हाँ हमने एडवर्टाइज किया था, हमें कोई मिला ही नहीं। अच्छा, अब ये भी हमने देख लिया कि गवर्नमेंट की जो उन्होंने मेरा बैंक बैलेंस चेक करना था वो भी हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, अब हर चीज़ अच्छे से अच्छे जा रही है। इस बीच में कंसल्टेंट ने अपनी फीस रखनी है, क्योंकि वो पेपर वर्क कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ डील कर रहा है। सर्विस कनाडा जो हमारे यहाँ का लीगल डिपार्टमेंट है, उसको फीस जाती है, जो गवर्नमेंट की फीसेस हैं वो जाती हैं, क्योंकि मैं आपको एज एन एम्प्लॉयर हायर कर रही हूँ, तो मुझे आपको हायर करने के पैसे देने पड़ रहे हैं यहाँ। अच्छा, फिर बीच में कोई फॉर एग्जाम्पल हमने एडवर्टीजमेंट डाला, प्रमोशन की है, मार्केटिंग की है, डिफरेंट जगहों पे इसकी प्रमोशन मार्केटिंग होती है, वो कॉस्ट ऐड हो जाती है। उसके बाद जो आपका वीज़ा अप्लाई करना है उसकी एक कॉस्ट होती है, तो सारी चीज़ें मिला मिलू के एम्प्लॉयर के ऊपर एक कॉस्ट बनती है। वो कॉस्ट काफ़ी भारी पड़ती है कभी कभी, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि हर जॉब की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, अपनी अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड यहाँ पर उसकी नीड है। तो वो सारी चीज़ों को सामने रखकर असेस किया जाता है। अच्छा, अब चले कंसल्टेंट को भी पैसा दे दिया, हुकूमत को भी दे दिया, सबको पैसा दे दिया। अब जिसको आपने बुलाना है, जिस जिस शख्स के लिए ये वीज़ा तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए 1 साल से भागम दौड़ी हो रही है, ये वो पर्सन है जिसको हम इंटरनेशनली हायर कर रहे हैं। कल को आपका दिमाग बदल गया, आपने कहा नहीं मैंने नहीं आना, तो जितना कुछ हुआ है वो सब बर्बाद हो जाता है। इसीलिए जो इंटरनेशनल हायरिंग होती है उसके लिए वो बॉन्ड भरते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, MOU साइन होता है कि आपको हम इस जॉब के लिए हायर कर रहे हैं, आपको इतने पैसे देने हैं, कंसल्टेंट का इतना खर्चा है, इसका खर्चा, वो खर्चा, ये खर्चा, वो सारे खर्चे होते हैं। अब आपने कहा नहीं मेरे हालात बदल गए, मैंने नहीं आना, या आपको अपने मुल्क में बहुत अच्छी एक जॉब मिल गई, आपका माइंड ही चेंज हो गया, तो वो जो हमने एज एन एम्प्लॉयर काम किया है वो सब वेस्ट हो जाता है। एक्सक्यूज मी। और इस चीज़ को सामने रखते हुए इसलिए बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं इंटरनेशनल हायरिंग के लिए। अच्छा, एक और भी वजह होती है कि सपोज मैंने आपको इनविटेशन लेटर भेजा कि आप मेरा LMIA हैं, मैं आपको हायर कर रही हूँ, और किसी वजह से मेरी प्रॉब्लम आ गई एम्प्लॉयर की, मेरी जब बोलती हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो एम्प्लॉयर हूँ मैं इस वक्त, ठीक है, तो एम्प्लॉयर का कोई प्रॉब्लम आ गया, या उसने कोई टैक्स पे नहीं किया, या वो बीमार है, या उसकी कंपनी में कोई एम्प्लॉयज़ का इशू हो गया, इंजरीज हैं एम्प्लॉयज़, कुछ भी प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर जो हमें उस वक्त नहीं पता था जब हमने LMIA अप्लाई किया था, बट जिंदगी है, ऊंच नीच होती है, हालात बदलते हैं, वक्त बदलते हैं, तो इस बीच में कुछ हुआ और उस कंपनी की अपनी एक मुश्किल आ गई, जिसकी वजह से अब वो गवर्नमेंट उसको कह रही है कि अभी आप अपना LMIA होल्ड करें, अभी आप नहीं वीजा भेजें। क्यों? क्योंकि आप खुद सेट नहीं हो पा रही। जैसे कोविड आया था, कोविड के दिनों में बहुत सारी कंपनीज बंद हुई और हालात बहुत बुरे हो गए थे, तो बहुत सारी कंपनीज को चाहे LMI हो, चाहे लोकल हायरिंग हो, चाहे अब कुछ भी हो, वो सब कट डाउन करना पड़ा, अभी भी कट डाउन है।
अच्छा, अब इस हालात में गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं, आप एलएमआई अभी ना करें। अब आपने तो कमिट कर लिया, यहाँ से एम्प्लॉयर ने भी कर दिया, पैसा भी लग गया, कंसल्टेंट को भी दिया हुआ है, सारों को खर्चा दिया हुआ है। तो उस बीच में कोई भी हालात अगर अनप्रिडिक्टेबल हो गए, अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो गया है जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, उसमें कोई किसी को पैसा वापस नहीं देता। ना कंसल्टेंट हमें वापस देता पैसा, ना गवर्नमेंट हमें वापस पैसा देती है, ना जो हमने खर्चा किया है एज एन एम्प्लॉयर एलएमआई के लिए वो वापस आता है। तो कंपनी के ऊपर एक और लाइबिलिटी ऐड हो जाती है। एक और चीज इसमें है कि फर्ज करें हमने कहा कि आपको हम विद इन 1 ईयर बुला लेंगे। अब जैसे कोविड आया या कोई जलजला है, तूफान है, आंधी है, कुछ भी हुआ है, तो वो 1 साल में आप नहीं आ सके, आपको लेटर नहीं पहुंचा, हालात बंद हो गए, हुकूमत ने वीजास बंद कर दिए, ट्रेवल बंद, कुछ भी हुआ है उस हालात में, तो आप नहीं आए और जो कंपनी थी उसने बुलाया हुआ था, तो फिर वहां एक प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, मैं आपको सही 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 हर वो चीज बता रही हूँ जो एक एम्प्लॉयमेंट LMIA वीजा में होता है। अब आपका खुदा करे सब अच्छा हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, हालात भी नहीं बिगड़े, आपका वीजा अप्रूव हो गया, गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर दिया, सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। अब आपका स्टैंपिंग होनी है, वीजा लगना है। अच्छा, इस बीच में आप अपनी एम्बेसी जाएंगे और वहां पर जो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया गया है उससे आप वीजा लगाएंगे, और वीजा लग के आपका यहाँ मेडिकल होगा, बायोमेट्रिक्स होगा, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वीजा की वो आपको वो करेंगे और आपको यहाँ भेज देंगे। अब आप कनाडा आ गए, अब आप वैंकूवर में हैं। ठीक है, अब आप जैसे ही आए और आपको पता चला कि जो मैं जॉब चाह रही थी या चाह रहा था, ये तो वो जॉब ही नहीं है, या आपको पसंद ही नहीं आ रहा, या आपको जगह ही अच्छी नहीं लगी, या एम्प्लॉयर ही आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो जो 1 साल 2 साल की कमिटमेंट दी है एम्प्लॉयर ने आपके लिए एज एन एम्प्लॉई, वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट का बंधा रहता है, वो नहीं टूटता जब तक कि उन्होंने आपके लिए 1 साल। ये दो तरह के वीजाज होते हैं, एक होता है बॉन्डेड वीजा एम्प्लॉयमेंट का, और एक होता है ओपन एंडेड वीजा। अब मुझे नहीं पता कि आपकी किस कंपनी के साथ किस किस्म की कमिटमेंट हुई है। बॉन्डेड है तो मीन्स आप बंध चुके हैं उनके साथ, चाहे वो उन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है चाहे 2 साल का किया है। अगर वो ओपन एंडेड वीजा है, फिर आप आज़ाद हैं, फिर आप कहीं भी और जाके वीजा सॉरी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वीजा तो आपको लग गया है, आप कंट्री के अंदर हैं, बट जॉब के लिए आप कहीं भी जाते हैं और अप्लाई करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ है कि सपोज एम्प्लॉयर ने आपको कहा कि 2 साल का मैं आपको बॉन्डेड वीज़ा दूंगा और आप मेरे पास XYZ पोजीशन पे काम करेंगे। अच्छा, इस पोजीशन में जो इन्होंने आपको सैलरी सेट की है, बेनिफिट सेट किए हैं, वो तो उसको देना ही है आपको, बट इसके अलावा उसने अगर आपसे इनिशियली डिसाइड किया है, कंफर्मेशन दी है कि मैं आपका PR कार्ड लगाऊंगा। PR का मतलब परमानेंट रेजिडेंसी वीजा, शहरी हो, आपको शहरी बनाएगा, आपके लिए वीजा अप्लाई करवाएगा। तो वो एक लेटर होता है जो आपको वो देता है गवर्नमेंट के लिए कि अब आप जाएं, उसके एक सर्टन आवर्स होते हैं, डेज होते हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं जॉब के ऊपर रह के एम्प्लॉयमेंट में। तो उस एम्प्लॉयमेंट के जॉब जैसे ही आवर्स खत्म होते हैं, तो आप वो लेटर लेके एम्बेसी जाते हैं, काउंसलेट या कंसल्टेंट या जो भी आपने हायर किया है, यूजली कंसल्टेंट ही रखना पड़ता है, तो वो कंसल्टेंट आपकी फाइल PR के लिए ओपन करता है। वो एक अलग प्रोसेस है, जॉब इज नॉट योर PR। लोगों को ये लगता है कि हम जाएंगे बस राइट अवे हम सिटीजन हो जाएंगे, राइट अवे हमें पासपोर्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जब आप काम करते रहेंगे, आपने आवर्स पूरे पूरे करने हैं, जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, सपोज उन्होंने कहा 1000 आवर्स या 2000 आवर्स, जो भी आवर्स हैं आपकी पोजीशन और जॉब के हिसाब से, उसमें या जो गवर्नमेंट की उस वक्त रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने आवर्स कंप्लीट करने। आवर्स का मतलब होता है कि काम करना है, अगर 8 घंटे की नौकरी है तो आपको पूरे 8 घंटे मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे या जो भी आपका स्केड्यूल बना है उस हिसाब से जॉब करनी है। अच्छा, अगर इस बीच में आपने कहा नहीं मैं तो जॉब ही नहीं करना चाहता करना चाहती कुछ लोग ऐसे भी हैं लाइफ में जिनका मेरा एक्सपीरियंस है कि शुरू में उन्होंने कहा हाँ हम काम करेंगे, लेकिन बाद में उनके हस्बैंड ने, उनकी वाइफ ने कह दिया कि नहीं ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी काम करे या मेरी बीवी नौकर बने या मेरी बीवी किसी के काम करे।
तो भाई बहन मेरे पहले ही सोच लेना था। क्यों किसी का इतना नुकसान किया, क्यों किसी का इतनी बर्बादी की, क्यों टाइम जाया किया, क्यों उसका एफर्ट एनर्जी और घर खराब किया। पहले ही डिसाइड करना चाहिए था कि हमने क्या करना है। तो जो आपकी प्लानिंग है वो डे वन से होनी चाहिए। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या हमारी वहाँ जॉब है, किस पोजीशन में हम काम करेंगे। अब उस जॉब में अगर आपको कोई ऊंची नीची छोटी मोटी जॉब करनी पड़े तो आप खुला दिमाग लेके निकलें। ब्रॉड माइंडेड जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। अगर आप नैरो माइंडेड छोटे दिमाग के साथ निकलेंगे तो आपका यहाँ सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आते ना तो आपको प्रेसिडेंट की जॉब मिलेगी, ना ही आते आपको क्वीन एंड किंग बनाया जाएगा, और ना ही आपको यहाँ प्रिंसेस की लाइफ मिलेगी। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट हार्ड कंट्री वे यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ नौकरानियाँ, मेड्स, ड्राइवर, क्लीनर, स्वीपर्स, ग्रोसरी लाने वाला, ठेले, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको सब कुछ खुद ही करना है, जॉब भी करनी है और घर के काम भी करने हैं और पढ़ना भी है। ये सिस्टम है यहाँ का। अच्छा, अब आप आ गए, आप काम भी कर रहे हैं, आपके आवर्स भी पूरे हो गए, आपने कंसल्टेंट हायर किया है, उसने आपके पीआर कार्ड भी लगा, पीआर एप्लीकेशन भी लगा दी। उसका एक प्रोसेस है, उसकी एक कॉस्ट है जो आपने अपने कंसल्टेंट को देनी है ताकि वो आपकी फाइल पे काम करे। तो उसमें साल 2 साल जो भी उस वक्त टाइम होगा, क्योंकि हर हर साल हर कुछ ना कुछ बदलता रहता है, उसमें वो आपको आइडेंटिफाई करेगा कि अब क्या रिक्वायरमेंट्स है। फिर समझे आपके 2-3 साल वो भी पूरे हो गए, अब आपका आ गया सिटीजनशिप का टाइम। उसमें आपको एग्जाम देना है सिटीजन का, और फिर आपको सिटीजनशिप की जो एलिजिबिलिटी होती है वो फाइनल हो जाती है। अगर आपने पास कर लिया एग्जाम फुल मार्क से, तो वो आपको कह देते हैं कि इतने अरसे में आप पासपोर्ट ले आना, हम आपको स्टैम्प कर देंगे। तो उस वक्त एक सेरेमनी होती है, वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं सिटीजनशिप का, और फिर आपकी जो पासपोर्ट है उस पर स्टैम्प हो जाती है। ये पूरा एम्प्लॉयमेंट के लिए है और इसकी कॉस्ट है, फ्री नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप बोलें कि आप हमारे लिए जॉब ढूंढ दें, आप हमारे लिए जाएं और हमें कोई भी नौकरी ढूंढ दे, छोटी मोटी ही नौकरी ढूंढ दे, बहन भाई ऐसा नहीं होता। ये बहुत सारा काम है जो मैंने अभी आपको जस्ट नाउ थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है। इट हैज़ लॉट्स ऑफ आवर्स, इट हैज़ लॉट्स ऑफ पेपर वर्क, it has lots of documentation with government, it has lots of cost with the consultant, service canada, CRA which is our Canada Revenue Agency जहाँ हमारे टैक्सेस जाते हैं। बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है, एंड टाइम इज मनी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एम्प्लॉयर आपको अपना इतना सारा टाइम भी दे, पैसा भी लगाए और खर्चे भी करे, और बाद में किसी भी वजह से अगर आप उस टाइम फ्रेम में जो उन्होंने एलोकेट किया था सर्विस कनाडा ने या गवर्नमेंट ने, अगर आप उस टाइम में नहीं आ सके, या खुदा ना करे आपका कोई केस खराब हो गया, या आप मुझे नहीं पता बीमार हो गए, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो गया, तो वो पैसा फिर नहीं आता। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। इसलिए मैं किसी को पर्सनली एडवाइस नहीं करती कि आप LMIA के लिए अप्लाई करें। हाँ, अगर आपके पास 50-60 हज़ार कनेडियन डॉलर हैं या लाख कनेडियन डॉलर है और आप समझते हैं कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस सारे प्रोसेस में, फिर तो कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट है। बट अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि बस हमें एक लेटर आ जाए अपॉइंटमेंट का, हम वहाँ जाएंगे और हम जॉब शुरू कर देंगे, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये होता ही नहीं है। अगर आप दुबई भी चले जाएं तो आपको वहाँ का वीज़ा खरीदना पड़ता है। अगर आप लंदन जाएं, अमेरिका जाएं, कहीं पे भी जाएं, यही प्रोसीजर है, मनी लगती है। तो फ्री में ना कोई आपको जॉब देगा, ना ही फ्री में आपको कोई अपनी खर्चे करके देगा, ना ही कोई आपको फ्री में हर चीज देगा। सो आपके ऊपर है, अगर आपके पास इतना पैसा है, आप सरवाइव कर सकते हैं इसमें मनी में और वेट कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नॉट क्विक वन। तो इस पूरे प्रोसेस में साल 2 साल भी लग जाता है, डिपेंड करता है अगेन हालात, वक्त, चीज़ें, पैसा, इंटरव्यू, पेपर वर्क, एम्प्लॉयमेंट, बहुत कुछ है इसके अंदर। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म का वीज़ा है जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं किसी को एडवाइस नहीं करूंगी कि आप एम्प्लॉयमेंट के, हाँ अनटिल एंड अनलेस कि किसी कंपनी ने आपको खुद बुलाया है because you're very qualified, you're genius, you have extraordinary skills, you have extraordinary talent, you're PhD मास्टर्स, पता नहीं आप बहुत कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है उस कंपनी के लिए,
तो अगर वो आपको बुलाते हैं फिर वो पूरा खर्चा आपका करेंगे। बट अगर आप चाहें कि हमें कोई खरीद दे एम्प्लॉयमेंट, हमारे लिए कोई काम कर ले, हमें कोई ढूंढ के दे एम्प्लॉयमेंट, उसका खर्चा है एक्सक्यूज में, वो सारे खर्चे जो हैं आपको खुद पे करने होते हैं। अच्छा, मुझे अक्सर लोग कहते हैं छोटे छोटे पोजीशन पे भी हैं या फार्मर हैं या कुछ भी, कहते हैं बस हमें कुछ भी जॉब दिला दें हम कुछ भी कर लेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ऐसा नहीं है। ऐसे कोई भी मेरे पास छड़ी नहीं है जादू की कि मैंने बजाई और वो खोने लग गई। अगर आपने पढ़ा है, बहुत ज़्यादा तरक्की की है, आप बहुत कामयाब हैं, बहुत ज़्यादा आपकी नीड है मार्केट में, दुनिया में, तो आपको जॉब फ़ौरन मिल जाएगी। लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है। ये नहीं कि अब आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपको फटाफट कोई आएगा, आपके हाथ में पासपोर्ट देगा और आप फटाफट नौकरी पे यहाँ आ जाएंगे। उसका एक प्रोसेस है। आपको वो एलिजिबिलिटी और वो सारे डॉक्यूमेंटेशन, कंसल्टेंसी हायर करके डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, वो भी एक प्रोसेस है। तो अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हमें बस कनाडा में जॉब मिल जाए, हमें बस कनाडा से कोई जॉब भेज दे, हमें कनाडा में कोई जॉब पे बुला ले, ये नहीं हो सकता। मैंने भी आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं। मेरी वीडियो को प्लीज़ अच्छी तरह देखा करें, सुना करें, गौर से सुना करें, बार बार सुने, अच्छी तरह सुने, किसी और को भी सुनाए ताकि वो शायद आपको गाइड एंड लीड कर सके। यही तरीका है, यही हो रहा है, यही मैंने सीखा है और यही मैं आपको बता रही हूँ। शायद बाकी लोग आपको खुल के ना बताते हों क्योंकि सीक्रेट्स हैं, पॉलिटिक्स है या जो कुछ भी उनकी प्राइवेसीज हैं, मुझे नहीं पता। बट मैं आपको जेन्युइनली हकीकत वो बता रही हूँ कि हो क्या रहा है। अब आपकी मर्जी है कि आप उस चीज़ को अवेल करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप अवेल कर सकते हैं, वेरी गुड, पैसा लगाइए और जाएं। अगर नहीं अवेल कर सकते तो डोंट वेस्ट योर टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। आई होप you like my videos and you like my work which I'm trying to do for you, for my community, for my Pakistani people. God bless you. Take care of yourself, and I hope this is very, very clear for those who are interested in the jobs only.